वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी का जो साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, हाउ डू थिंग्स वर्क, इससे जो सेंट्रल टीईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये उसका पार्ट 2 है और जो सितंबर 2014 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंट्रल टीईटी में उसको मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आपके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सेंट्रल टीईटी सितंबर 2014 में पूछा गया है। किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आभासी, सीधा, रंगीन और छोटा। सेकंड ऑप्शन है वास्तविक, सीधा, रंगीन और छोटा। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा। और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन होगा सही, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। मानव नेत्र में सलाखाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, नहीं, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है सलाखाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, ये ऑप्शन आपका तीसरा सही है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सलाखाएं वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका तीसरा ऑप्शन सही है कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस दोनों। सेकेंड ऑप्शन है केवल उत्तल लेंस। थर्ड ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस दोनों। और फोर्थ ऑप्शन है केवल अवतल लेंस। चूंकि इसमें वस्तु की आभासी विवर्धित छवि बनाने के लिए की बात की जा रही है, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना एक कान स्टील के रेल की पटरी पर रखता हूँ। ए, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। बी, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। सी, गैस की तुलना में ध्वनि ठोस से अधिक चाल से गमन करती है। तो उपरोक्त तीनों कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रेक्षण है और कौन से निष्कर्ष हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है बी प्रेक्षण है और ए और बी निष्कर्ष हैं। तो बी तो प्रेक्षण नहीं है क्योंकि बी तो है निष्कर्ष, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। ए में दिया गया है सेकंड ऑप्शन में ए प्रेक्षण है और बी और सी निष्कर्ष हैं। तो देखिए ए में बात कहा गया है कि मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ, तो ये प्रेक्षण हो गया। और बी है वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है, ये निष्कर्ष है। और सी जो है गैस की तुलना में ध्वनि ठोस से अधिक चाल से गमन करती है, तो ये भी आपका निष्कर्ष है। तो इसमें आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही है। सी में कहा जा रहा है सी प्रेक्षण है, तो सी प्रेक्षण नहीं है, निष्कर्ष, इसलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है। और 4 में कहा जा रहा है ए और बी प्रेक्षण है, तो बी प्रेक्षण नहीं है, बी और सी निष्कर्ष है, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, ध्वनि उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.005 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 0.02 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 0.0002 सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 0.5 सेकेंड। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, 0.0002 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। बी, तुलना नहीं की जा सकती, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सी, माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक होगी, तो माध्यम ए जब माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से सघन है तो उस बी तो जो है ये भी ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है
कि माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। तो जब ए प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है तो माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में गति अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। सेकंड ऑप्शन है चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व की। थर्ड ऑप्शन है एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपन होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। और फोर है एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है कि सामान्यतः पुरुषों की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लवण जल, सेकेंड है आश्वित जल, थर्ड है सिरका और फोर्थ है नींबू का रस। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आश्वित जल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं छड़ की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं? ए है दो टुकड़ों में काटना, बी है तापन, सी है पीटना और डी है सील करना। तो फर्स्ट में दिया गया है ए, बी और सी। तो देखिए टुकड़े में काटने से तो नहीं नष्ट होता है। अब सेकंड बी ऑप्शन में दिया गया है ए एवं डी, तो क्योंकि टुकड़े में काटने से उसका चुंबकत्व तो नहीं नष्ट होगा इसलिए सेकंड ऑप्शन बी जो है आपका वो गलत होगा। और बी थर्ड ऑप्शन में दिया है केवल ए, तो टुकड़े में काटने से क्योंकि नहीं नष्ट होता है चुंबकत्व तो ये जो है आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी एवं सी ये आपका सही है क्योंकि तापन से और जो है पीटने से जो है चुंबकीय विशेषताएं जो छड़ चुंबक की होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? फर्स्ट ऑप्शन है चालन, सेकेंड ऑप्शन है संवहन, थर्ड ऑप्शन है विकिरण और फोर्थ ऑप्शन है सभी में आवश्यकता नहीं। तो देखिए चालन जो कि ठोस में होता है और संवहन लिक्विड में होता है तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विकिरण होता है उसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा संचरण के लिए। तो इसलिए इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। ये सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव का वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। सेकेंड ऑप्शन ताप की वह मात्रा जो 1 लीटर द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। थर्ड ऑप्शन है ताप की वह मात्रा जो 1 मिली द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। और फोर्थ ऑप्शन है ताप की वह मात्रा जो 1 किग्रा द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। तो क्वेश्चन 83 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि ताप की वह मात्रा जो 1 किग्रा द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। ए है डॉक्टर तापमापी यानी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्राय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फर्स्ट में दिया गया है कथन ए तथा कथन बी दोनों गलत हैं। सेकेंड ऑप्शन है कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है।
थर्ड ऑप्शन है कथन भी सही है किंतु कथन ए गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है कथन ए तथा कथन बी दोनों सही हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि कथन ए तथा कथन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्व में आकर इसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है संवहन, सेकंड ऑप्शन है विकिरण, थर्ड ऑप्शन है विसरण और फोर्थ ऑप्शन है संचालन। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, बी है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, सी है प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है और डी है प्रतिबिंब अभिलाषी होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बी, सी और डी, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ए, सी और डी, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है केवल डी और फोर्थ ऑप्शन में है ए, बी और सी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जनवरी 2021 में पूछा गया है। धातु एक्स तो क्वेश्चन है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है यह आभासी और आवर्धित होगा, बी है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, सी है यह आभासी और समान साइज का होगा और डी है यह वास्तविक और आवर्धित होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी दिसंबर 2019 में पूछा गया है। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 10 मीटर, सेकंड है 1 मीटर, थर्ड है 4 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 8 मीटर। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा 8 मीटर, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि दर्पण से प्रेक्षक की दूरी इक्वल टू 5 मीटर है। क्योंकि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के तुल्य होती है, अतः प्रतिबिंब की दूरी होगी 5 मीटर। इसलिए मंजुला और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 5 + 5 = 10 मीटर। जब मंजुला दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है तब मंजुला दर्पण से दूरी 5 - 1 यानी 4 मीटर, अतः प्रतिबिंब की दूरी होगी 4 मीटर। अब मंजुला तथा दर्पण में बने उस प्रतिबिंब के मध्य की दूरी हो जाएगी इक्वल टू 4 + 4 = 8 मीटर। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी दिसंबर 2019 में पूछा गया है। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। सेकंड ऑप्शन इसका आवर्तकाल 10 सेकंड और आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। तीसरा ऑप्शन इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है और फोर्थ ऑप्शन इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। तो ये लोलक जो है वो 3 सेकंड में 30 दोलन कर रहा है। तो ये कैसे होगा कि इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड है और आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। तो आइए देखें कैसे सॉल्व। जैसा कि दिया है दोलनों की संख्या इक्वल टू 3, तो समय इक्वल टू 3 सेकंड है, तो आवृत्ति हो जाती है दोलनों की संख्या अपान समय, तो ये हो जाएगा 30/3 इक्वल टू हो जाएगा 10 हर्ट्ज। अब आवर्तकाल इक्वल टू होता है 1 आवृत्ति, तो ये हो जाएगा 1/10। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 सेकेंड। इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2019 में पूछा गया है। सही कथन को पहचानिए। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी। सेकेंड ऑप्शन है अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। थर्ड ऑप्शन है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन है उत्तल दर्पण सदैव
उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी। और फोर्थ इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें दिया गया उत्तल दर्पण सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आंसर गलत हो गया। और सेकंड ऑप्शन में जो दिया गया अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो चूंकि ये सीधा और उल्टा दोनों बनाता है इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर तीसरा ऑप्शन होगा, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी। थैंक यू।